कल्पना जी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम का तृतीय दीक्षा कोर्स मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सभी परिषदीय प्रधानाध्यापकों के नेतृत्व क्षमता वर्धन हेतु एक विशेष कार्यक्रम स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में तृतीय कोर्स अब दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इस कोर्स से संबंधित निम्नलिखित जानकारी है। कोर्स को 5 भाग में विभाजित किया गया है, जिसमें इंटरैक्टिव पीपीटी एवं 2 सहयोगी दस्तावेज हैं। कोर्स की कुल अवधि 30 मिनट है। कोर्स के पश्चात दिए गए अंतिम मूल्यांकन प्रश्नों के उत्तर देने पर ही संपूर्ण माना जाएगा। यह कोर्स सभी एसआरजी, एआरपी और सभी प्रधानाध्यापकों के लिए अनिवार्य है। इस कोर्स को 20 मार्च से पहले ही हर जनपद में पूरा करना है। इस कोर्स की लिंक दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे लाइक जरूर कर लें। उसके बाद आप लोग भूल जाते हैं। क्लिक करेंगे मिशन प्रेरणा समुदाय की भूमिका। कोर्स में नामांकन खुल करके पेज आ जाएगा, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और कोर्स ओपन हो जाए। कोर्स में भाग है, पहला है आधारभूत मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट, दूसरा है समुदाय को समझना, तीसरा है इकोलॉजिकल सिस्टम सिद्धांत, चौथा है प्रभावी अभिभावक शिक्षक, पांचवा है विद्यालय प्रबंध समिति की भूमिका, छठवां है ज्ञानोत्सव की योजना एवं तैयारी, सातवां है अंतिम मूल्यांकन। बेस लाइन असेसमेंट, इसमें 11 क्वेश्चन दिए गए हैं। समुदाय को समझना, इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम, इसमें 6 प्रश्न दिए गए हैं और अंतिम मूल्यांकन, उसमें 11 प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी के प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। आधारभूत मूल्यांकन सीखना शुरू, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने लोडिंग शुरू हो जाएगी। बेस लाइन असेसमेंट आधारभूत मूल्यांकन में जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, मीनू एक ऐसे समुदाय से संबंध रखती है जहां पीने के साफ पानी की कमी है। स्थानीय नगर निगम द्वारा रोज सुबह 10 बजे उस समुदाय के घरों के लिए पानी का संग्रह करने और लेने के लिए पानी का टैंक भेजा जाता है। इन पानी का संग्रह करने की जिम्मेदारी प्रत्येक घर की महिला की होती है। मीनू हर दिन देर से विद्यालय पहुंचती है और इसकी वजह से कक्षा में पढ़ाए गए कई विषय उसे छूट गए हैं। मीनू की शिक्षिका उन कारकों की सूची बना रही थी जो उसे प्रभावित करते हैं। उन सभी कारकों को चिन्हित कीजिए जो मीनू के समुदाय का हिस्सा हैं। पहला ऑप्शन है स्थानीय नगर निगम, दूसरा है पानी की कमी की समस्या, तीसरा है समुदाय की यह मानसिकता कि महिलाएं घर के कार्यों के लिए जिम्मेदार होती हैं, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 2, विद्यालय समुदाय में केवल वे लोग शामिल होते हैं जो बच्चे के सीखने के अनुभव को प्रभावित करते हैं। इसमें 2 ऑप्शन है, सत्य और असत्य। असत्य हमारा सही ऑप्शन। प्रश्न नंबर 3, राजू एक ऐसे परिवार से संबद्ध है जिसका गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है। अपने परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए उसे कचरा बीनने और उसे बेचने का काम करना पड़ा। एक स्थानीय एनजीओ ने विद्यार्थियों की शिक्षित करने की पहल की और इसके लिए उन्होंने 1 घंटे प्रतिदिन पढ़ाना शुरू किया ताकि उस समय की भरपाई हो सके जो विद्यालय ना जाने की वजह से बाल श्रमिक खो दे रहे हैं। उन सभी कारकों को चिन्हित कीजिए जो राजू के समुदाय का हिस्सा हैं। उसके इलाके में स्थित सरकारी विद्यालय शाम को अतिरिक्त कक्षाएं लेने के लिए शिक्षकों को नियुक्त करता है ताकि कक्षा के मुताबिक शिक्षा प्राप्त करने में विद्यार्थियों की मदद की जा सके। समुदाय में रहने वाले लोगों ने युवाओं का एक छोटा सा समूह बनाया है जो सरकारी विद्यालय। पहला ऑप्शन है युवाओं का सामुदायिक समूह, दूसरा ऑप्शन है सरकारी विद्यालय की अतिरिक्त कक्षा के शिक्षक, तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक गरीबी के हालात, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, विद्यालय के बारे में और विद्यार्थी
के बारे में सूचनाओं को अभिभावकों के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यालय की अकादमिक प्रगति के बारे में सामान्य प्रस्तुति। दूसरा है बच्चे की सराहना कीजिए और व्यक्तिगत वार्तालाप के दौरान 1 या 2 सुधार के क्षेत्र साझा कीजिए। तीसरा ऑप्शन है उन कार्यों का उल्लेख कीजिए जो अभिभावक घर पर अपने बच्चे के सीखने में सुधार करने के लिए कर सकते हैं। उपरोक्त सभी, इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, अभिभावकों को पीटीएम के लिए आमंत्रित करते समय आपको किन महत्वपूर्ण रणनीतियों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला ऑप्शन है कम से कम 1 सप्ताह पहले आमंत्रण भेजना। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि बैठक के लिए एक स्पष्ट एजेंडा और योजना है। तीसरा ऑप्शन है बैठक में शैक्षिक और मनोरंजक तत्व शामिल करना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, इसमें हमारा उपरोक्त सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, श्रीमती फातिमा अपने विद्यालय में ज्ञानोत्सव की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने एक स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित किया है, सभी कार्यों की सूची बनाई है, समय सीमा निर्धारित की है और अपनी टीम के सदस्यों को कार्य सौंपे हैं। जब वे यह योजना लागू करेंगी, आप इनको इनमें से कौन सी कार्यप्रणाली का अनुसरण करने की सलाह देंगे। प्रगति और अगले चरणों की जाँच करने के लिए टीम के साथ साप्ताहिक बैठक रखना। दूसरा ऑप्शन है टीम के सदस्यों से यह कहना कि प्रत्येक कार्य के पहले ये उन्हें सूचित करें। तीसरा ऑप्शन है यदि लोग कार्य नहीं करते तो इसके बारे में उच्च अधिकारियों से उनकी शिकायतें करना। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रगति और उनके चरणों की जांच करने के लिए टीम के साथ साप्ताहिक बैठक रखना। नंबर 7, हमें जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, दिव्यांग बच्चे और लड़कियों के नामांकन की तरफ विशेष ध्यान क्यों देना चाहिए। पहला ऑप्शन है क्योंकि अगर हम यह नहीं करेंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि इन बच्चों की शिक्षा आमतौर पर पीछे छूट जाती है। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि हमें आंकड़े दर्शाने होंगे। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि इन बच्चों की शिक्षा आमतौर पर पीछे छूट जाती है। प्रश्न नंबर 8, इनमें से क्या एसएमसी सदस्यों की एक भूमिका नहीं है। पहला ऑप्शन है नामांकन में विद्यालय की सहायता करना। दूसरा, विद्यालय विकास योजनाओं के निर्माण में योगदान देना। तीसरा, विद्यालय में समस्याओं के बारे में मान्य अभिभावकों से बात करना लेकिन एसएमसी की बैठकों में समस्याएं साझा नहीं करना। चौथा ऑप्शन है विद्यालय के परिसर को सीखने के लिए उपयुक्त बनाने में सहायता करना। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नंबर 9, श्री विनोद चौथी और 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को गणित पढ़ाते हैं। सीखने की प्रक्रिया को अपने छात्रों के लिए रुचिकर बनाने के लिए उन्होंने एक छोटी सी शोध परियोजना दी ताकि वे गणित की अवधारणाओं को अपने रोज़मर्रा के जीवन से जोड़कर देख सकें। क्योंकि उनके प्रयास उतने सफल नहीं रहे जैसा उन्होंने सोचा था। कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने एक विद्यार्थी से पता चला कि एक एनजीओ ने गणित के पाठों को तकनीकी सहायता से और अधिक अनुभव आधारित बनाने के लिए एक पहल किया है। श्री विनोद को इस सूचना पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि पहला ऑप्शन है गणित को रोचक बनाने की उनकी अक्षमता की वजह से बहुत से बच्चे गणित विषय को नापसंद करने लगे। दूसरा, उनके विद्यालय के विद्यार्थी एक ऐसे समुदाय से संबंधित हैं जहां अच्छे गणितीय कौशल का अभाव है। तीसरा ऑप्शन है एनजीओ विद्यालय समुदाय का भाग है और इसे एक उपयोगी संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है उनके सहयोगियों ने उसे ऐसी पहल की शुरुआत करने का सुझाव दिया ताकि यह समझा जा सके कि पूरे समुदाय को मज़ेदार तरीके से गणित सीखने की प्रक्रिया में कैसे शामिल किया जाए। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, एनजीओ विद्यालय समुदाय का भाग है और उसे एक उपयोगी संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, ध्यान देने योग्य क्षेत्र की योजना बनाते समय इनमें से कौन से अभ्यासों से परहेज किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है एक लक्ष्य तय करना। दूसरा है सभी कार्य स्वयं करना। तीसरा, समय सीमा निर्धारित करना। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी कार्य स्वयं करना। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन से कारक यह निर्धारित कर सकते हैं कि अभिभावक अगली पीटीएम में शामिल
होंगी या नहीं। पहला ऑप्शन है वे यह महसूस करते हैं कि उन्हें महत्व दिया जा रहा है और वे कुछ उपयोगी सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है वे अपने बच्चों की शिकायतें सुनते हैं। तीसरा, उन्हें कार्य के अतिरिक्त कुछ समय मिलता है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वे यह महसूस करते हैं कि उन्हें महत्व दिया जा रहा है और वे कुछ उपयोगी सीखते हैं। अगला पेज खुल करके आता है सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चन 11, आंसर दिए 11, स्क्रिप्ट एक भी नहीं हुआ है। इसके बाद हम सबमिट कर दें। अगला पेज खुल करके आता है योर स्कोर। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 11/11 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए हुए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रेडियो की बटन को क्लिक करके पुनः अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। जब आप संतुष्ट हो जाएं तो आप एग्जिट हो सकते हैं। इसके बाद रेटिंग का पेज खुल करके आता है। हम रेटिंग कर देंगे, जमा कर देंगे। आपका बेस लाइन असेसमेंट सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ। समुदाय को समझने पर हम क्लिक करेंगे, लोडिंग शुरू हो जाएगी। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से। प्रश्न नंबर 1, वीडियो के अनुसार समुदाय बच्चों पर किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है। पहला ऑप्शन है सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, तीसरा है दोनों। दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न नंबर 2, विद्यालय की टीम को समुदाय की समझ क्यों होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है जिन छात्रों को आप पढ़ाते हैं उनके माता पिता और परिवार। दूसरा है ताकि विद्यालय सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक शिक्षा प्रदान कर सके। तीसरा है यह छात्रों के लिए एक प्रकार की दूरदर्शिता विकसित करने में विद्यालय की मदद करता है। चौथा ऑप्शन है छात्र जिस समुदाय और माहौल से आते हैं वह विद्यालय में अनेक प्रदर्शन पर असर डालते हैं। पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हमारा सही ऑप्शन है, उपरोक्त सही हमारा सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 3, आपके अनुसार समुदाय क्या है। पहला ऑप्शन है जिन छात्रों को आप पढ़ाते हैं उनके माता पिता और परिवार। दूसरा आपके क्षेत्र के स्थानीय विक्रेता, कारीगर और दुकानदार। तीसरा है आपके विद्यालय का शैक्षिक और अशैक्षिक कर्मचारी वर्ग। चौथा है उपरोक्त सभी। चौथा हमारा सही है, चौथा ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी सही। अगला पेज खुल करके आता है धन्यवाद। उसके बाद आता है स्कोर का पेज। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 3/3 ही रहे। इकोलॉजिकल सिस्टम सिद्धांत, इसको हम क्लिक करेंगे, लोडिंग शुरू हो जाएगी। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, बच्चे के समुदाय को समझना बच्चे के वातावरण की विभिन्न परतों को समझने का सतत प्रयास है। वे कभी भी स्थिर नहीं होते हैं। इसमें हमारा 2 ऑप्शन है, सही और गलत। सही ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सही ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न नंबर 2, एक ही परिवार में जन्मे बच्चों के विकास का स्तर एक ही होगा। इसमें 2 ऑप्शन है, सही और गलत। गलत ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, गलत ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न नंबर 3, एक बच्चा अपने साथियों के साथ सहज होने के लिए अपने कुछ व्यवहारों को बदलेगा। साथियों का समूह बच्चे के विद्यालय में सफल होने और विद्यालय के पाठ्येतर गतिविधियों जैसे खेलकूद, सामूहिक अध्ययन या क्लब में भाग लेने जैसे सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित कर सकता है। साथियों का समूह बच्चे के अवैध तत्वों या स्थितियों से जुड़ने के नकारात्मक व्यवहार को भी प्रभावित कर सकता है। यह किस परत का एक उदाहरण है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम पर हम क्लिक करेंगे, माइक्रो सिस्टम हमारा सही ऑप्शन है। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बॉन फे ब्रेनर की इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में वर्णित मैक्रो सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण है। पहला ऑप्शन है छात्र अपने शिक्षक से सीधा संपर्क करता है। दूसरा, अभिभावक छात्र के बिना ही अभिभावक शिक्षक बैठक में भाग लेता है। तीसरा ऑप्शन है स्थानीय सरकार सार्वजनिक विद्यालय पुस्तकालय के लिए निधि वृद्धि को मंजूर करती है। चौथा ऑप्शन है समाज विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को स्वीकारने के प्रति अग्रसर होता है। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न नंबर 5, विद्यालय बोर्ड एक नया नियम लागू करता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या सीमित करता है जिससे अध्यापक छात्र के बीच का संबंध बेहतर हो सके। यह किस तंत्र का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है माइक्रो सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है मेसो सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है एक्सो सिस्टम, चौथा ऑप्शन है मैक्रो सिस्टम। इसमें हमारा एक्सो सिस्टम सही ऑप्शन है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, एक्सो सिस्टम सही ऑप्शन। नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
ब्रॉन फेब्रेनर के पारिस्थितिकी सिद्धांत में वर्णित माइक्रो सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। पहला ऑप्शन है छात्र अपने शिक्षक से सीधा संपर्क करते हैं। दूसरा, अभिभावक छात्र के बिना अभिभावक शिक्षक बैठक में भाग लेता है। ऑप्शन नंबर 3, स्थानीय सरकार सार्वजनिक विद्यालय पुस्तकालयों के लिए निधि वृद्धि को मंजूर करती है। चौथा ऑप्शन है समाज विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को स्वीकार के प्रति अग्रसर होता है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 6/6 रहेगा। एंड लाइन पर हम क्लिक करेंगे, लोडिंग शुरू हो जाएगी। अंतिम मूल्यांकन में जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इसमें 11 प्रश्न प्राप्त होंगे। प्रश्न नंबर 1, श्रीमती फातिमा अपने विद्यालय में ज्ञानोत्सव की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने एक स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित किया है, सभी कार्यों की सूची बनाई है, समय सीमा निर्धारित की है और अपनी टीम के सदस्यों को कार्य सौंपे हैं। जब वे यह योजना लागू करेंगी, आप उनको इनमें से कौन सी कार्यप्रणाली का अनुसरण करने की सलाह दें। पहला ऑप्शन है प्रगति और अगले चरणों की जांच करने के लिए टीम के साथ साप्ताहिक बैठक रखना। दूसरा ऑप्शन है टीम के सदस्यों से यह कहना कि प्रत्येक कार्य के पहले वे उन्हें सूचित करें। तीसरा ऑप्शन है यदि लोग कार्य नहीं करते हैं तो इसके बारे में उच्चाधिकारियों से इनकी शिकायत करना। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 2, अभिभावकों को पीटीएम के लिए आमंत्रित करते समय आपको किन महत्वपूर्ण रणनीतियों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें पहला ऑप्शन है कम से कम 1 सप्ताह पहले आमंत्रण भेजना। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि बैठक के लिए एक स्पष्ट एजेंडा और योजना है। तीसरा, बैठक में शिक्षक और मनोरंजक तत्व शामिल करना। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। एरो के बटन को क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, मीनू एक ऐसे समुदाय से संबंध रखती है जहां पीने के साफ पानी की कमी है। स्थानीय नगर निगम द्वारा रोज सुबह 10 बजे उस समुदाय के घरों के लिए पानी का संग्रह करने और लेने के लिए पानी का टैंक भेजा जाता है। इन पानी का संग्रह करने की जिम्मेदारी प्रत्येक घर की महिला की होती है। मीनू हर दिन देर से विद्यालय पहुंचती है और इसकी वजह से कक्षा में पढ़ाए गए कई विषय उससे छूट गए हैं। मीनू की शिक्षिका उन कारकों की सूची बना रही थी जो उसे प्रभावित करते हैं। उन सभी कारकों को चिन्हित कर कीजिए जो मीनू के समुदाय का हिस्सा है। पहला ऑप्शन स्थानीय नगर निगम, दूसरा पानी की कमी की समस्या, तीसरा समुदाय की यह मानसिकता कि महिलाएं घर के कार्यों के लिए जिम्मेदार होती हैं। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी पर हम क्लिक करेंगे, एरो के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 4, हमें जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, दिव्यांग बच्चे और लड़कियों के नामांकन की तरफ विशेष ध्यान क्यों देना चाहिए। पहला ऑप्शन है क्योंकि अगर हम यह नहीं करेंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्योंकि इन बच्चों की शिक्षा आमतौर पर पीछे छूट जाती है। ये तो ऑप्शन है क्योंकि हमें आंकड़े दर्शाने होंगे। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, एरो के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, ध्यान देने योग्य क्षेत्र की योजना बनाते समय इनमें से कौन से अभ्यासों से परहेज किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है एक लक्ष्य तय करना। दूसरा ऑप्शन है सभी कार्य स्वयं करना। तीसरा ऑप्शन है समय सीमा निर्धारित करना। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, एरो के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 6, इनमें से क्या एसएमसी सदस्यों की एक भूमिका नहीं है। नामांकन में विद्यालय की सहायता करना। दूसरा, विद्यालय विकास योजना के निर्माण में योगदान करना। तीसरा, विद्यालय में समस्याओं के बारे में अन्य अभिभावकों से बात करना लेकिन एसएमसी की बैठकों में समस्याएं साझा नहीं करना। चौथा ऑप्शन है विद्यालय के परिसर को सीखने के लिए उपयुक्त बनाने में सहायता करना। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, एरो के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन से कारक यह निर्धारित कर सकते हैं कि अभिभावक अगली पीटीएम में शामिल होंगे या नहीं। पहला ऑप्शन है वे यह महसूस करते हैं कि उन्हें महत्व दिया जा रहा है और वे कुछ उपयोगी सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है वे अपने बच्चों की शिकायतें सुनते हैं। तीसरा ऑप्शन है उन्हें कार्य के अतिरिक्त कुछ समय मिलता है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, एरो के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 8, विद्यालय समुदाय में केवल वे लोग शामिल होते हैं जो बच्चे के सीखने के अनुभव को प्रभावित करते हैं। दो ऑप्शन है सत्य और असत्य। इसमें असत्य एकदम सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, एरो के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 9, श्री विनोद
चौथी व पाँचवीं कक्षा के विद्यार्थियों को गणित पढ़ाते हैं। सीखने की प्रक्रिया को अपने छात्रों के लिए रुचिकर बनाने के लिए उन्होंने एक छोटी सी शोध परियोजना दी ताकि वे गणित की अवधारणाओं को अपने रोज़मर्रा के जीवन से जोड़कर देख सकें। हालांकि उनके प्रयास उतने सफल नहीं रहे जैसा उन्होंने सोचा था। कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने एक विद्यार्थी से पता चला कि एक एनजीओ के गणित के पाठों को तकनीकी सहायता से और अधिक अनुभव आधारित बनाने के लिए एक पहल किया है। श्री विनोद जी को इस सूचना पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि पहला ऑप्शन है गणित को रोचक बनाने की उसकी अक्षमता की वजह से बहुत से बच्चे गणित विषय को नापसंद करने लगे। दूसरा, उनके विद्यालय के विद्यार्थी एक ऐसे समुदाय से संबंधित है जहां अच्छे गणितीय कौशलों का अभाव है। एनजीओ विद्यालय समुदाय का भाग है और उसे इससे एक उपयोगी संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है उनके सहयोगियों ने उसे ऐसी पहल की शुरुआत करने का सुझाव दिया ताकि यह समझा जा सके कि पूरे समुदाय को मज़ेदार तरीके से गणित सीखने की प्रक्रिया में कैसे शामिल किया जाए। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। एरो के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 10, राजू एक ऐसे परिवार से संबंध है जिनका गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है। अपने परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए उसे कचरा बीनने और उसे बेचने के काम करना पड़ा। एक स्थानीय एनजीओ ने विद्यार्थियों की शिक्षित करने की पहल की और इसके लिए उन्होंने 1 घंटे प्रतिदिन पढ़ाना शुरू किया ताकि इस समय की भरपाई को हो सके जो विद्यालय न जाने की वजह से बाल श्रमिक हो रहे हैं। उन सभी कारकों को चिन्हित कीजिए जो राजू के समुदाय का हिस्सा हैं। उसके इलाके में स्थित सरकारी विद्यालय शाम को अतिरिक्त कक्षाएं लेने के लिए शिक्षकों को नियुक्त करता है ताकि कक्षा के मुताबिक शिक्षा प्राप्त करने में विद्यार्थियों की मदद की जा सके। समुदाय में रहने वाले लोगों ने युवकों का एक छोटा सा समूह बनाया जो सरकारी विद्यालय। ऑप्शन नंबर 1 युवाओं का सामुदायिक समूह, दूसरा सरकारी विद्यालय की अतिरिक्त कक्षा के शिक्षक, तीसरा अत्यधिक गरीबी के हालात, चौथा उपरोक्त सभी। इसमें चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। वहां पर हम क्लिक करेंगे, एरो के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। नंबर 11, विद्यालय के बारे में और विद्यार्थियों के बारे में सूचनाओं को अभिभावकों के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यालय की अकादमिक प्रगति के बारे में सामान्य प्रस्तुति, दूसरा बच्चे की सराहना कीजिए और व्यक्तिगत वार्तालाप के दौरान 1 या 2 सुधार के क्षेत्र साझा कीजिए, तीसरा ऑप्शन है उन कार्यों का उल्लेख कीजिए जो अभिभावक घर पर अपने बच्चे के सीखने में सुधार करने के लिए कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हमारा सही ऑप्शन है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, एरो के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। पेज खुल करके आता है सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चन 11, क्वेश्चन के आंसर दिए 11, स्क्रिप्ट एक भी नहीं हुआ है। हम सबमिट करते जाता है योर स्कोर। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 11/11 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए हुए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो रीडियो के बटन को क्लिक करके पुनः अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद एग्जिट हो जाएं। उसके बाद रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा। हम रेटिंग कर देंगे एंड लैंड असेसमेंट। आपने इस मॉड्यूल को समाप्त कर दिया। आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया। मिशन प्रेरणा में समुदाय की भूमिका प्रोत्साहित करने के लिए वह वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सका है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना उपयोगी वक्त व चैनल को ढेर सारा स्नेह आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।